to doctors, this is Anushka Chaudhary, your chemistry educator and my dear students, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट चार्ट। यस, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत ही जल्दी पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं और आप अपने रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो को 2x पे 1.5x पे जैसे तुम्हें सही लगे, जिस स्पीड के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। सो ये जो कॉन्सेप्ट चार्ट है, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट चार्ट में हमें एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं? 18 पॉइंट्स हमें एग्जैक्टली मिलने वाले हैं, जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। अब यार सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि रेडॉक्स वर्ड कहां से आया, ओरिजिनेट कहां से हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जिस बेसिकली मैं लिख रही हूं, लिखा ही नहीं जा रहा है। ओके, लेट्स वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड एंड देन वी विल स्टार्ट। यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी। यस, अब हम लिख सकते हैं। तो बेटा अगर हम कभी भी लिखते हैं रेड और फिर ऑक्स, तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड है, दिस स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, एंड ये जो ऑक्स है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, उन दोनों के मिक्सचर से जो रिएक्शंस बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेसिक्स में भी उस लेवल पर क्लियर ना हो, तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए दैट व्हाट डज ऑक्सीडेशन मीन। ऑक्सीडेशन का सबसे सिंपल और सबसे आसान मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमेशा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज ही होगा, इट विल ऑलवेज बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो मैंने बोला ए है मेरे पास, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपको ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड दिस इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस इज योर ऑक्सीडेशन। आवाज एकदम क्लियर है? परफेक्ट है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, दैट इज व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा मैम? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब मान लो तुम्हारे पास बी है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको अगर हम, मैम ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। इसका मतलब क्या होगा? ऊपर आप लिखो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ठीक है, और नीचे आप लिखो आपकी रिडक्शन की रिएक्शन। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? एरो के उस साइड एक इलेक्ट्रॉन है, एरो के इस साइड एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट ए प्लस बी विल गिव यू ए प्लस प्लस बी नेगेटिव। अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और ऑल्सो आपको कुछ चीजें नोटिस करने को मिलेंगी कि जो आपकी फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर जो हम रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन के अंदर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो कभी भी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तुम समझ जाना दैट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज पहले और टोटल चार्ज बाद में कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज द टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन, मतलब ओवरऑल चार्ज जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। लेट्स से यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 है, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज -1 में है तो उधर भी टोटल चार्ज -1 में होगा, तो दोनों साइड आपका जो चार्ज है वो बैलेंस होगा। ठीक है, और मैं बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगी, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसको हम बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट।
ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम रेडॉक्स रिएक्शन में करने वाले हैं दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना है। ये या तो रियल हो सकता है या फिर कोई इमेजिनरी चार्ज हो सकता है जो अराइव करता है हर एक एटम में, चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो, चाहे वो अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल स्टेट में हो, ठीक है, नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर, नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कूल, यस मैम एक एग्जांपल दे दो तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला H2, एक मैंने बोल दिया HCl, ठीक है, हाँ। सो नाउ इमेजिन करो, H2 का मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, HCl का मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ है और क्लोरीन यहाँ। बेटा आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो आपको ना ये इमेजिन करना है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों के दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और फिर ही बॉन्ड बनता है। बिल्कुल मैम, अगर मैम ये दोनों सेम ही पावर के हैं, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम पावर है, तो दोनों जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चले जाएंगे, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो दोनों पे ही कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम कभी भी ऐसे किसी एलिमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होंगे, अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होंगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। तुम सबको पता है कि 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे होते हैं तो हमें यही इमेजिन करना होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ही समझो कि बट जब बॉन्ड टूटा ना तो वही इलेक्ट्रॉन ले गया। आप ऐसा इमेजिन करोगे, मतलब हाइपोथेटिकली ऐसे सोचोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर देना आसान हो गया। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेता, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता तो 0-0 आता, लेकिन क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब एक तो अपनी तरफ से ले ही गया, हाँ, दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो मान लो दूसरा भी ले गया, तो इसकी वजह से इसके पास एक -1 आ गया, इसका बेचारे का खुद का चला गया तो +1 आ गया। तो हर बॉन्ड की वजह से अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, तो हर बॉन्ड से उनको एक -1 और +1 मिल सकता है, और अगर दोनों सेम है तो 0-0 मिलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको समझो क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं थोड़ा सा चश्मे वालों की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं अपना स्पेक्स साफ कर लेती हूँ, तब तक तुम इसको समझो, ठीक है। यस, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर होने के बाद में अब मैम क्योंकि आप बॉन्ड्स की बात कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे बॉन्ड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मतलब मैम कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी हो सकता है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो और हो सकता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। मैंने दोनों का डिफरेंस तुम्हें पहले ही बता दिया। अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्डिंग होगी ऐसे 2 एटम्स में जो बिल्कुल सेम है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन क्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, मतलब कहीं पे भी आपके सेम तरह के एटम्स होंगे। मैंने तुम्हें बताया कि अगर सेम तरह के एटम्स में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, तो ये भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा तो 0-0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी 0-0 होगा। 2 बॉन्ड है तो क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन ही ना, तो 0-0 और ब्रोमीन ब्रोमीन। तो जब भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि बॉन्ड 2 ऐसे एटम्स के बीच में बना होता है जो सेम ही है, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्डिंग होती है 2 डिफरेंट एटम्स में, इसका मतलब है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अभी अभी हमने एक एग्जांपल आपको करवाया था, जैसे कि HCl, जिसके अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको इमेजिन करना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले गया तो ये -1 हो जाएगा और इसके पास +1 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ ऑक्सीडेशन नंबर आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ मैम थोड़ा और एग्जाम्पल दो, और अच्छे से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स और देती हूँ। जैसे बेटा मैंने बोला आपके पास में है वाटर, ये भी तो एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है HO और H। अब अगर तुमसे कोई यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने को बोल दे तो क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ पाओगे? चलो ट्राई करो,
सोचो मैम, हर बॉन्ड की वजह से आता है। मतलब अगर इन दोनों के बॉन्ड की बात करूंगी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1। ठीक है मैम, ये वाले बॉन्ड की वजह से अलग से आएगा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे टोटल -2 हो गया, हाइड्रोजन का +1 ही है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1 है। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। मैम एक एग्जांपल और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स से मैंने बोला CO2, आपके पास है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो चलो पहले खुद ट्राई करो, मैं चेक करती हूँ आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ आवाज तो आ रही है भाई, ठीक है आवाज तो आ रही है। ठीक है, अगर मैम ऐसा है तो ये दो बॉन्ड्स की वजह से ऑक्सीजन दोनों में ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 हो जाएगा, इसके पास +2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी यहाँ पे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया, और ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है। सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। समझ में आ गया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है? ओके आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे निकालना होता है हमें समझ आ गया, पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो वो जनरलाइज प्रॉपर्टीज देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में 0 ही होता है, किसी भी फ्री स्टेट में, मतलब कि मान लो Cl2 है या अकेला सोडियम लिखा हुआ है या Br2 लिखा हुआ है, ऐसे जो अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है। अगर आयंस है सिंगल एटम्स के तो जो उनके ऊपर चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब मान लो अगर Na+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, अगर Mg2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, अगर Cl- है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऐसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा ही +1 होता है। वो कब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही नहीं, तो वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वो हमेशा +1 दिखाते हैं। अगर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का है, तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो जिसके भी साथ जुड़ेगा हमेशा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, अब हाइड्रोजन जो होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। अगर मैम वो अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, अगर मैम वो अपना किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे, ठीक है, मान लो H जो है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 दिखाएगा अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। सिमिलरली अगर मैम हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर मैम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसका हमेशा -1 होगा। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, उसके हिसाब से वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लेता है। ठीक है, The sum of oxidation number of all the atoms in a polyatomic species is equal to the charge of the स्पीशी। समझाओ मैम, जैसे मान लो मैंने बोला SO4 तो ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा पॉलीएटॉमिक स्पीशी है तो ओवरऑल उस एटॉमिक स्पीशी के ऊपर जो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वो सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होगा। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 4 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen will be equal to -2, ये होता है। अब मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो जनरली -2 ही होता है, ज्यादातर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये -2 है, ये -2 दिया हुआ है, इसका निकाल लेते हैं, ये x होगा, ठीक है, +4 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, x -4 2 8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6। तो आपके पास में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। तो कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो तुम इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो बहुत आसान से। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। इसी को एक और तरीके से भी कर सकते थे,
अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाना आता तो। मैम SO4 2- का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सल्फर, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो मैम इन दोनों की वजह से -2, इसके पास +2, इसकी वजह से -2, इसको +2, ठीक है। ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, पहले से एक -1 है, एक -1 और हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 हो गया, और इसके पास में इसकी वजह से एक +1 आ गया। सिमिलरली मैम एक की वजह से तो इसके पास +1 आ गया, इसके पास -1 आ गया, एक माइनस पहले से था तो टोटल -2 हो गया। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो 2 2 4 5 6 +6, तो मतलब तुम चाहे ऐसे निकाल लो, तुम चाहे ऐसे निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी बदल जाएगा मेथड बदलने से, है ना। डन, दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज योर फर्दर आगे का टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी बड़ा भिन्न प्रकार का है, वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर ऑक्सीजन अपनी फ्री स्टेट में है, अगर ऑक्सीजन अपनी फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब O2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा O2 फॉर्म में। अब ऑक्सीजन जो होता है वो बेटा ऑक्साइड्स बनाता है। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनाएगा, मैं एग्जांपल दे देती हूं, जैसे कि SO2, CO2, इन सब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, एंड 90% ऑफ द केसेस में ऑक्साइड्स ही बनाता है, तो जनरली वो -2 दिखाता है। अगर मैम वो पेरोक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड का मतलब होता है, एग्जांपल्स दे रही हूं, Na2O2, H2O2, ये सब आपके पेरोक्साइड्स होते हैं, इसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 दिखाता है। तीसरी एक और होती है कि वो सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। सुपर ऑक्साइड मतलब KO2, इसके अंदर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा -1/2 होता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1/2 होता है। तो ये सारे वो स्टेट्स दिखा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन हमेशा -1 होता है एज लॉन्ग एज वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, ठीक है, ओनली व्हेन अटैच्ड टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन एलॉयज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। अगर आप कोई भी तरह का एलॉय लोगे, जैसे मान लो तुमने कॉपर और सिल्वर का एलॉय लिया, तो कॉपर सिल्वर एलॉय में दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स 0 होंगे। इन अमेल्गम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ मेटल्स एंड मर्करी इज 0। मतलब मान लो तुमने सोडियम मर्करी का अमेल्गम लिया, तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका भी 0 होगा। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको कभी निकालना होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एलिमेंट की हो जाती है, ठीक है। तो आप इससे भी इसको निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। अब हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऐसे पूरा वो नहीं देखना कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है। मुझे बस देखना है, डायरेक्टली मुझे फाइंड आउट करना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बेटा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कम है और बाद में बढ़ गया तो दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, और उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अब आप यहां पर ध्यान से देखो, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, क्योंकि आयंस होते हैं तो प्लस जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और इसका +2 होगा। तो मैम +3 से +2 जा रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। सिमिलरली यहां पर मैम ऑक्सीडेशन नंबर -1 है आयोडीन का, यहाँ पे I2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। इसका मतलब है मैम यहां से यहां क्या हो रहा है, -1 से 0 ज्यादा होता है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन हमें दी हुई है, और हम रेडॉक्स रिएक्शन से डायरेक्टली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो अब मान लो मैम हमसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है बेटा, अगर आप कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ये बात बहुत बार मैं बता चुकी हूं, अगर आपने वन शॉट देखा है तो आपको पता भी होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेस अदर्स, रिड्यूसेस इटसेल्फ। अगर कोई खुद को रिड्यूस करता है तो तुमने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि अगर कोई खुद को रिड्यूस करता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बट वो वाली चीज मैं यहां बताऊंगी नहीं क्योंकि वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, यस। सिमिलरली अगर कोई मेरे से बोले रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं बोलूंगी कि जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको। अगर मैम हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें पता है दैट +3 से +2 जा रहा है, इसका मतलब है ये वाली जो रिएक्शन है वो रिडक्शन की रिएक्शन है। रिडक्शन की रिएक्शन है मतलब Fe3+ से Fe2+ प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ये मेरा रिडक्शन है। सिमिलरली मैम यहां से यहां पर 0 से -1 मतलब -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन है, यानी कि आई हैव I नेगेटिव जिससे मुझे मिल रहा है I2, तो इसको अगर 2I नेगेटिव बना दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगी और ये मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब मुझे ये जानना है कि कौन मेरा ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है और कौन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। गौर से सुनना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को करेगा रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन वाली रिएक्शन। देखो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है, खुद को रिड्यूस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझे कैसे निकालना है? जो खुद का रिडक्शन कर रहा होगा वही तो स्पीशी एजेंट की तरह बिहेव करेगी ना, सो ये होगा। सिमिलरली अगर रिड्यूसिंग तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, अगर वो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखनी है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ये वाली स्पीशी अपने को ऑक्सीडाइज कर रही है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। So that is how you will find out oxidizing agent and reducing agent. क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो यहां तक मैम क्लियर हो गया। इसके बाद में एक छोटा सा नोट है, वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये नोट अगर याद रखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। बेटा अगर कभी भी कोई एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तुम्हें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आती है। ठीक है, अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, तो हमेशा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड दैट इज योर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दे दी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और आपको उसको बैलेंस करना है, तो आप उसको कैसे बैलेंस करते हो? उसके कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। अगर वो नंबर ऑफ स्टेप्स में तुम्हें यहाँ लिखवा दूंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास में है MnO4-, ठीक है, प्लस हमारे पास में है Sn2+, जो हमें दे देता है Mn+2 प्लस Sn4+। ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है और आपको इसको बैलेंस करना सीखना है। देखो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहला स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप, आप इनको
अलग अलग कर लो हाफ रिएक्शंस में, मतलब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग कर लो और रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग कर लो, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा इसके लिए। देखो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? अगर ये x है, मान लो ये x है, ऑक्सीजन हमेशा -2 दिखाती है, तो 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू +7 आ रही है, ठीक है। अब मैं पूरा ऐसा सॉल्व कर करके हर बार तो नहीं दिखाऊंगी, बट तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने ये जो मैंगनीज है इसके ऑक्सीडेशन नंबर को +7 कैसे लिखा है, ठीक है। हाँ, तो मैम +7 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है तो यहाँ क्या हो रहा होता है? रिडक्शन हो रहा होता है। मैम Sn+2 से Sn+4 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लो, मतलब MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, ये मेरी रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, और Sn2 प्लस Sn+4 में जा रहा है, इसको मैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देती हूँ। दोनों हाफ रिएक्शंस को पहला स्टेप यही होता है कि आपको उनको अलग अलग करना होता है। अब जब आप इनको अलग अलग कर लोगे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इनको बैलेंस करना है। अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमेशा आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी और एटम है तो पहले उसको बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा मैंगनीज है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 8 है, तो एटम्स उसके बैलेंस्ड हैं। अगर नहीं होते तो तुम्हें बैलेंस करने थे। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा SN मेरे यहाँ पे एटम है और वो बैलेंस्ड है, 1-1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज कर ली। दूसरी चीज, सेकेंड नंबर पे हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने होते हैं। इसका मतलब है यहां पर 4 ऑक्सीजन है और यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे कितने ऑक्सीजन कम है? 4। तो यहां पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, तो यहां पे मैंने 4 वाटर ऐड कर दिया। वहां पे अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मुझे कुछ बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। कैसे करोगे? जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ ऐड कर दोगे, जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ ऐड कर दोगे, ठीक है। मैम इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 4 2 8 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 H+ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे तो मैम हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। अब लास्ट आपको क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। जहां पर चार्ज बैलेंस कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके दोनों साइड इक्वल चार्ज कर दो, ठीक है। जैसे कि इधर मैम +2 चार्ज दिख रहा है, इधर मेरे पास +8 -1, यानी कि टोटल जो मेरे पास चार्ज है वो मेरे पास +7 का है। उधर +2 है, इधर +7 है, तो मैं कहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकती हूँ? इलेक्ट्रॉन्स का माइनस में चार्ज होता है, इधर ही ऐड कर सकती हूँ। और कितना ऐड करना है? इधर +2 है तो इधर भी +2 हो जाए, +7 है तो मैम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे तो दोनों साइड +2 हो जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे? इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके हमेशा चार्ज को बैलेंस करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर +2 है, इधर +4 है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो यहां पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यस। अब इसके बाद में क्या किया हमने? पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स थे उनको बैलेंस कर दिया, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर ऐड करके, हाइड्रोजन को बैलेंस किया H+ ऐड करके, चार्ज को बैलेंस किया इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। अब इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखना है। जब हम एक साथ लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख सकते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उधर 2 है, इधर 5 है, तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा? 5 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 16 H प्लस 2 MnO4 माइनस, यहां से मुझे मिल जाएगा 2 Mn+2 प्लस 4 2 8 वाटर। अगर उधर 5 मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 5 SN4 2 प्लस will give me 5 SN4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपका पूरा ये बैलेंस हो जाएगा। दिस विल बी 16 H प्लस 5 SN2 प्लस
2MnO4 minus. This will give me 2Mn2 plus 5SN4 plus 8 water and this is my balanced chemical equation. ये जो मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई है ये कौन से मीडियम में है ये भी फर्क पड़ता है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको H+ दिख रहा है, इसका मतलब है ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड है. अब मैम ऐसा ही क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो और कई बार आ जाता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करो. अगर मैम बेसिक मीडियम में आ गया तो बेटा यहां तक सारे स्टेप सेम रहेंगे और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना है और वो क्या है, जितने H+ है उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो. मतलब यहाँ पे 16 OH- ऐड कर दो. मैं दूसरे कलर से बोल देती हूँ, 16 OH- ऐड कर दो और यहाँ पे भी 16 OH- ऐड कर दो. ठीक है, आप खुद सोचो 16 H+ है और 16 OH- है तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 वाटर हो जाएगा. तो आपकी जो रिएक्शन बन जाएगी वो हो जाएगी 16 वाटर प्लस 5SN2 प्लस 2MnO4 माइनस. दिस विल गिव मी 2Mn2 प्लस 5SN4 प्लस 16 OH- प्लस 8 वाटर. ये जो रिएक्शन मैंने बैलेंस करी है ये मेरी कौन से मीडियम में बैलेंस हुई है, बेसिक में. मैम आपको कैसे पता चल रहा है, अगर OH- देखने को मिल रहा है देन दिस इज बेसिक मीडियम. लेकिन एक चीज जो आपको अभी भी करेक्शन करनी है वो ये है, एरो के इस साइड भी वाटर है, एरो के उस साइड भी वाटर है. यहाँ पे 16 है, वहां पे 8 है, तो 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आपके 8 वाटर रह जाएंगे. ठीक है, सो दिस विल बी 8 वाटर एंड वो वाला आपका हट जाएगा. सो दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. आई होप ये क्लियर हो गया है, इसको अच्छे से देख लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है, चेक कैसे करते हैं कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है. सब कुछ बता दिया है. ठीक है, चलो यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, हम हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं. अब हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं, आपको यूनिटरी मेथड यूज करना होता है. आपको ये देखना होता है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको ये देखना है कि उसका कितना मास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना कंबाइंड है, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइंड है. ठीक है, या फिर 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ कितना कंबाइंड है, या फिर 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के साथ कितना कंबाइंड है. ये इनमें से किसी भी एलिमेंट के मास के साथ में आप देख लो यूनिटरी मेथड से कि कितना इतने मास के साथ कंबाइंड है, वो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है. ठीक है, लेकिन मैम ये तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस सी हो गई. मतलब आपने हमको ऐसा फिक्स करके बोल दिया कि सिर्फ आप इन्हीं के साथ इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो. व्हाट इफ कि इनके साथ इक्विवेलेंट वेट ना निकालना हो, किसी और ही के साथ इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है. और वो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है आपके, मॉलिक्यूलर मास या वेट जो भी बोलते हो आपके एलिमेंट का, उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आप उसको इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कह सकते हो. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये n फैक्टर कैसे निकालते हैं. n फैक्टर तो निकालना ही नहीं आता, तो या तो इन तरीके से कर सकते हो, बट अगर इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हमको n फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 by 1 n फैक्टर निकालना सीखते हैं. फर्स्ट है n फैक्टर ऑफ एन एसिड. हम ना n फैक्टर सिर्फ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का ही निकालेंगे. ठीक है, तो अगर मेरे पास कभी भी n फैक्टर एक एसिड का निकालना है मुझे, n फैक्टर ऑफ एसिड, तो कितने नंबर ऑफ उस एसिड, वो एसिड के पास H+ आयंस उसने आयोनाइज करे हैं, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H+ आयंस आयोनाइज्ड.
वो कितने H प्लस आयंस, या तो अगर एक रिएक्शन दिया तो कितने H प्लस आयंस उसने आयनाइज करे हैं, और अगर सिर्फ एसिड दिया तो ये मान के चलते हैं कि जितने भी H प्लस उसके आयनाइजेबल है उसने वो सारे लूज किए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे एसिड लिख दिया और यहाँ पे तुम्हें एन फैक्टर पूछ लिया, तो मान लो मैंने तुम्हें बोला HCl, या फिर मैंने बोला HNO3, या मैंने बोला H2SO4, तो ये मेरे सारे एसिड्स हैं, तो इनके कितने आयोनाइजेबल H प्लस है। मैम एसिड में मैं ये सोच के चलती हूँ कि एक H प्लस है और वो पूरा आयनाइजेबल है, तो इसका N फैक्टर 1 होगा। HNO3 में भी एक ही H प्लस आयन आयनाइजेबल होता है, तो N फैक्टर 1 होगा। H2SO4 में 2 H प्लस आयन आयनाइजेबल होते हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि इनका N फैक्टर जो है वो मेरा 2 होगा। ऐसे ही जितने H हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या वो सारे आयनाइजेबल होते हैं। चलिए और बात करते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हें एसिड दिया हुआ है और यहाँ पे तुम्हें N फैक्टर ढूंढा है। यू आर गिवन H3PO4, यू आर गिवन H3PO3 एंड यू आर गिवन H3PO2। तो मैम सभी का N फैक्टर तो फिर 3 ही होना चाहिए, जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से तो सबका N फैक्टर 3 होना चाहिए, बट नहीं, ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। H3PO4 का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वही आयनाइजेबल होते हैं, तो यहाँ पे मैम 3 हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, तो N फैक्टर 3 है। लेकिन H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H होता है। यहां पे मैम सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, वो तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो उसको मैं आयनाइज नहीं कर सकती हूँ, मतलब इसका N फैक्टर 2 होगा। सिमिलरली अगर मेरे से H3PO2 बोला है तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, तो इसका N फैक्टर 1 होगा। ठीक है, यस। इसके अलावा ये तो है जब सिंपल एसिड देके तुमसे क्वेश्चन पूछे, पर कभी कभी रिएक्शन देके भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे तुमसे बोलेंगे बताओ H2SO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको NaHSO4 प्लस वाटर मिल रहा है, तो बताओ कि यहां पर आपके H2SO4 का क्या N फैक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैम इस रिएक्शन को देख के, हालांकि होना तो H2SO4 का N फैक्टर 2 चाहिए था क्योंकि 2 आयनाइजेबल H प्लस है, लेकिन मुझे सिर्फ एसिड नहीं दिया, मुझे रिएक्शन देके पूछा है और इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयोनाइज हुआ है, दूसरा तो पड़ा ही है। इसका मतलब है यहां पे N फैक्टर H2SO4 का मेरा 1 होगा, 2 नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आयोनाइजेबल कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। ठीक है, चलो ये अगर क्लियर हुआ तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ अ बेस। बिल्कुल जैसे एक एसिड का एन फैक्टर होता है वैसे ही आप बेस का एन फैक्टर निकाल सकते हो बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आयोनाइजेबल, मतलब आयोनाइज्ड। वही बात है बेटा, अगर सिर्फ बेस दिया है तो तुम अज्यूम करके चलोगे कि जितने भी OH माइनस आयनाइजेबल हैं सबके सब आयनाइज हो रहे हैं, लेकिन अगर एक रिएक्शन देके देख दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने OH माइनस आयोनाइज हुए हैं। ठीक है, वही सिंपल है। आपके पास में यहाँ पे ऐसा बेस होगा और आपके पास में यहाँ पर एन फैक्टर पूछ लिया जाएगा, तो अब आपको कोई भी बेस दे सकते हैं, मतलब वेरी सिंपल। जैसे मान लो दे दिया तुमको NaOH या फिर तुम्हें दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम देखोगे इसका 1 है, इसमें 2 है, तो इसी के हिसाब से आपके एन फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज सिंपल। वही आपको अगर रिएक्शन देके बोला तो आई डोंट थिंक सो मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत है, आप उसे कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट इज एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट। अगर मुझे कभी एक सॉल्ट का एन फैक्टर ढूंढ लिया तो मैं कैसे ढूंढूंगी बेटा। एक सॉल्ट के लिए आप ये देखते हो इट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तुम्हें देखना है, चाहे तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, भले ही तुम टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, लेकिन दोनों में से किसी एक को देखना पड़ेगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है आपके सॉल्ट के ऊपर, वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा। मैम थोड़ा एग्जांपल दो। जैसे मैंने लिख दिया सॉल्ट और आपको यहाँ पे इसका एन फैक्टर बताना है। सो लेट्स से आपका सॉल्ट है सबसे सिंपल NaCl, देन AlCl3, देन Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, इनके एन फैक्टर्स आप खुद निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
तो आई एम अज्यूमिंग कि पॉज करके तुमने कोशिश करी होगी। तुमको टोटल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इस सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 है और टोटल नेगेटिव चार्ज -1 है। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी एक देख सकते हो, n फैक्टर फिर 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली AlCl3 टोटल पॉजिटिव चार्ज, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, एक Cl के ऊपर -1 होता है, और कितने Cl हैं, 3 है, तो इसका मतलब है टोटल नेगेटिव चार्ज भी -3 है। सॉल्ट में हमेशा ही ऐसा होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमेशा टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तो इसीलिए तो n फैक्टर तुम चाहे पॉजिटिव से देख लो चाहे नेगेटिव से देख लो एक ही आएगा। तो मैम 3 आएगा, ये वाला आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। CA3PO4 होल ट्वाइस, एक CO के ऊपर +2 का चार्ज होता है और टोटल 3 है, इसका मतलब है +6। एक PO4 के ऊपर -3 का चार्ज होता है, टोटल 2 है, इसका मतलब है -6। तो +6 या -6 n फैक्टर जो होगा वो आपका 6 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट द n फैक्टर्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है सॉल्ट्स के। और अब तुम्हें इनके इक्विवेलेंट वेट निकालने हो तो मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैम, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर ढूंढना है। अभी तक तो हमने एसिड्स का, बेसिस का, सॉल्ट्स का n फैक्टर निकाला है, बट अगर मेरे को एक कोई रिएक्शन देके पूछ ले तो बेटा आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे तुमसे बोल देंगे कि बताओ C2O4 नेगेटिव जो है वो आपका CO2 में जा रहा है और बताओ कि इसका n फैक्टर क्या है, तो आपको इसका n फैक्टर कैसे निकालना होता है वो सिखाती हूँ। जब जैसे तुमसे पूछेंगे बताओ C2O4 का n फैक्टर क्या है, तो ऐसी रिएक्शंस को तुम्हें वही जो आयनिक बैलेंसिंग सिखाई थी ना वो करनी है। लेकिन क्योंकि इसमें या तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या एक रिडक्शन रिएक्शन होगी, दोनों में से एक ही होगी, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 मोल ऑफ इस कंपाउंड के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वही उसका n फैक्टर होता है। मैं कोशिश कराती हूँ समझाने की। सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे करते थे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो आपको पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके। इधर 2 ऑक्सीजन है, सॉरी इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये वैसे ही बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन दोनों साइड है ही नहीं तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर चार्ज बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर है ही नहीं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड दिस इज बैलेंस्ड। क्योंकि हम तो हाफ रिएक्शन ही कर रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन तो है ही नहीं, दूसरी वाली रिएक्शन तो है ही नहीं। तो इस 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2। तो इसका मतलब है n फैक्टर ऑफ C2O4 इज 2। n फैक्टर ऑफ C2O4 इज 2, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप इसको बैलेंस कर सकते हो, मतलब n फैक्टर आप ढूंढ सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं होमवर्क में, मुझे इसका आंसर देना। Cr2O7 जो है वो आपको Cr+3 देता है। यहां पर आपको मुझे n फैक्टर ऑफ Cr2O7 बताना है इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे ये n फैक्टर ढूंढ पाते, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। चलें आगे, यस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। अब आपको कई बार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने के लिए भी बोल दिया जाएगा। पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने, बेटा अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं ना तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना बहुत आसान है। पहले मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि गिवन मास कितना है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन मास होता है W, उसको डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट मास से। पहला फॉर्मूला तो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का ये होता है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता तो तुम रिलेट करो नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते थे और उसमें बोलते थे कि जो भी गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। तो ये गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से, उसको मोलर मास से, ठीक है। मैम हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, ये इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास एक्चुअल में किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर के।
मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के बराबर होता है। हाँ, तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अगर तुम ध्यान से देखो तो W अपॉन mm क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना आता तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने आते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से, यू विल ऑलवेज गेट योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एक्चुअली मैं यूज करती हूँ। मुझे इक्विवेलेंट्स अलग से निकालना नहीं पसंद, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ और फिर उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे बस तुम्हें इतना याद रखना है, दिस इज योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और n जो है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स है। कुल, तो इससे आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। डन, यस। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे तो तुम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है मैम नॉर्मैलिटी। अगर तुमको मोलैरिटी निकालना आता है तो नॉर्मैलिटी इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी लॉजिकल। बिल्कुल जैसे तुमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर दिया था वैसे तुम कर सकते हो, पर मैं तुम्हें दोनों चीजें समझाऊंगी। ठीक है, नॉर्मैलिटी का फुल डेफिनेशन होता है कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। बिल्कुल वही जो मोलैरिटी में होता था, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर में, वैसे ही कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपके 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, तो अगर मैम हम नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपको, मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दूं, अगर आपको मोलैरिटी याद है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यस और नो? हाँ मैम, अभी अभी सीख के आए हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख देती हूँ। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स से। ये देखा देखा लग रहा है? मोलैरिटी, इसका मतलब है दैट योर नंबर नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। सो दिस इज हाउ you can understand your normality. Normality is equal to molarity into n factor. तो अगर तुमको molarity निकालना आता है और तुमको n फैक्टर भी निकालना आता है तो मोलैरिटी निकालो, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर, एंड यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर। ठीक है, यस। इसके अलावा हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें नॉर्मैलिटी कुछ अलग तरीके से भी दे दे, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और यू कैन से दैट इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा बेटा तुमसे क्वेश्चन में बोला जा सकता है टू नॉर्मल एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो इससे तुम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हो जो मैंने तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट में भी सिखाई थी। अगर एक्वस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट आपका वाटर है, सल्यूट जो है वो आपका NaOH है। ठीक है, और टू नॉर्मल का मतलब है दो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर या फिर 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, यस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट योर नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अभी अभी हमने ये डिराइव करके देखा था। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी किसी को कोई इशू नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। देखो बेटा, मैं दोनों के बीच का फर्क भी बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लो तुम्हारे पास A प्लस B है जो तुम्हें कुछ C प्लस B दे रहा है, एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तुमने इसको
बैलेंस भी नहीं किया है, तुमने इसको बिना बैलेंस के ही लिख रखा है। तो अगर तुम एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन लेते हो तो तुम उसके अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी चीज बोलता है, और वो क्या बोलता है कि जो भी इक्विवेलेंट्स होंगे ए के, वो इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के बराबर होंगे, और वही इक्विवेलेंट्स ऑफ सी के बराबर होंगे, और वही इक्विवेलेंट्स ऑफ डी के बराबर होंगे। मतलब हमें यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैम मान लो कल को तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें तुम्हें किसी एक के इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं और किसी दूसरे के इक्विवेलेंट्स पूछे हुए हैं। मतलब मान के चलते हैं कि तुम्हें ए के इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं और तुमसे सी के इक्विवेलेंट्स पूछे हैं, तो तुम सिंपली इन दोनों को यूज करोगे। तुम बोलोगे इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। बैलेंस तो करने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इंटू सी इंटू एन फैक्टर ऑफ सी। बस जो भी तुम्हें वैल्यूज दी हुई हैं उनको यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ऑल्सो तुम ऐसे भी बोल सकते हो दैट मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ ए अपॉन एन फैक्टर ऑफ सी अपॉन एन फैक्टर ऑफ ए। सो बेसिकली जो मोल्स का रेशियो होता है उसका इनवर्स रेशियो होता है आपके इक्विवेलेंट्स का। सॉरी, जो मोल्स का रेशियो होता है उसका इनवर्स रेशियो होता है आपके एन फैक्टर का। जो भी मोल्स का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो होगा उनके एन फैक्टर्स का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देख लो इसको बहुत अच्छे से एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बस अब कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। ये वाला पार्ट आप रेडॉक्स रिएक्शन में भी करते हो और आप डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ते हो, तो आपका रिवीजन होता रहता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सबसे पहला जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम मान के चलते हैं दैट इज योर KMnO4, जिसको हम पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स में बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि MnO4- जो होता है वो आपका Mn+2 में जाता है, ठीक है। MnO4- जो होता है वो आपका MnO2 में भी जाता है, और जो आपका MnO4- होता है वो आपका MnO4(2- में भी जाता है। अब ये कब कब ऐसे आपके सिंबल्स बनाता है ये मैं बता देती हूँ। ये आपका एसिडिक मीडियम होता है, ये आपका न्यूट्रल मीडियम होता है, और ये आपका एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन। इसके अलावा आपसे इनमें कलर्स भी पूछे जाते हैं। कलर्स होते हैं MnO4 कलरलेस होता है बेटा, ये आपका MnO2 ब्राउन कलर का आता है, और ये आपका कलरलेस ब्राउन, और ये आई थिंक ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। ये आपके कलर्स होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अलग अलग मीडियम्स में इनके एन फैक्टर्स क्या क्या है, तो तुम्हें बैलेंस करना है। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कि Mn जो होता है वो आपका +7 में होता है, ये +2 में होता है, पूरा का पूरा बैलेंस करोगे तो आपका एन फैक्टर 5 आएगा। तुम बैलेंस करके देख लो 1 मोल ऑफ इसके लिए कितने मोल्स चाहिए होते हैं, तो आपका आंसर 5 आएगा। सिमिलरली अगर तुम इसको बैलेंस करोगे तो ये यहाँ पे +7 में होता है और ये आपका +4 में होता है। यहाँ पर जब आप पूरा बैलेंस करोगे तो आपको 3 मोल्स देखने को मिलेंगे, तो एन फैक्टर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे MnO4- से यहाँ जाओगे तो 1 एन फैक्टर आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। अलग अलग मीडियम्स में आपसे इनके अलग अलग एन फैक्टर्स जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा K2Cr2O7, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आपका जो Cr2O7 2- है वो एसिडिक मीडियम के अंदर Cr+3 में जाता है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एन फैक्टर ढूंढने के लिए दिया भी था एक्चुअली, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका एन फैक्टर पता चलेगा विच विल कम आउट टू बी 6। इसको तुम सॉल्व खुद करना, ट्राई करना, दिस एन फैक्टर विल कम आउट टू बी 6। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस के लिए 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके यूज होंगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एन फैक्टर। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर मैंने होमवर्क दिया तो फिर सेंस क्या बनेगा। मैम क्या ये और मीडियम्स के अंदर नहीं यूज होता है? बेटा ये और मीडियम्स के अंदर भी नहीं, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। या एक काम करती हूँ, मुझे ये ना सॉल्व भी कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ डिफरेंस सिखाना है। जैसे मान लो मैंने बोला Cr2O7 2 माइनस जो Cr+3 देगा, अब ये मुझे बैलेंस करवाना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू मेक यू लर्न समथिंग। ये पहले 2 हो जाएगा, फिर 7 वाटर हो जाएंगे, यहाँ पे 7 2 14, तो यहाँ पे 14H+ हो जाएगा, फिर 14 का +2 यहाँ -2 +12 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये तुम्हारी बैलेंस हुई है। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा एन फैक्टर ऑफ Cr2O7 2 माइनस, तो तुम बोलोगे 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। लेकिन अगर मेरे से यही क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cr+3, तो आप देखोगे कि 2 मोल्स ऑफ Cr3+ के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो 1 मोल के लिए कितने होंगे? 6/2, तो आपका एन फैक्टर यहाँ पे 3 होगा। तो आपको देखना होता है कि 1 मोल के लिए कितना यूज होता है और उसी के हिसाब से आपको आपका एन फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड दैट इज, मान लो आपको बोला फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ Al2Cr2O7 होल थ्राइस। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में एक तो एल्यूमिनियम 3+ है। ठीक है, आपके पास में 2 एल्यूमिनियम 3+ यूज हो रहे हैं और आपके पास में 3 Cr2O7 2 माइनस यूज हो रहे हैं। आपको पता है कि एल्यूमिनियम 3+ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, सिर्फ यही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मुझे इस पूरे मॉलिक्यूल का एन फैक्टर ढूंढना है तो इस पूरे मॉलिक्यूल ऑफ एन फैक्टर में सिर्फ यही है जो एक एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एल्यूमिनियम तो कर ही नहीं रहा। और Cr2O7 2 माइनस के एक का एन फैक्टर 6 है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में Cr2O7 2 माइनस के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 3 मोल्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर मुझसे एन फैक्टर ऑफ पूरा Al2Cr2O7 होल थ्राइस पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगी कि 3 × 6 दैट इज 18 मेरा एन फैक्टर होगा इस पूरे मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा एजेंट यूज हो रहा है वो 3 यूज हो रहे हैं, 3 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो 3 मोल्स के लिए मेरे को आंसर यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, C2O4 2 माइनस जो होता है वो CO2 में जाता है। इसको बैलेंस करोगे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है एन फैक्टर ऑफ C2O4 2 माइनस कितना होगा? 1 मोल के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर इज 2। ऐसे ही एक और एन फैक्टर आपका यूज होता है विच इज Fe+2, जो आपको Fe+3 देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब है एन फैक्टर ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 मोल के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेंगे कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ FeC2O4। अगर मेरे को कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया जैसे कि FeC2O4, तो मुझे पता है कि इसके अंदर मेरे पास Fe+2 है और मेरे पास C2O4 2 माइनस है, एंड आई नो कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स है, दोनों ही रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब है Fe+2 भी Fe+3 में जाएगा और C2O4 भी 2CO2 में जाएगा। इसका मतलब है यहां पर इसको बैलेंस करूंगी तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करूंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है आई कैन से दैट 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि 1 मोल ऑफ FeC2O4 के लिए टोटल 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब अगर आपको स्पीशी दी है तो आपको देखना है कि दोनों में से क्या दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहे हैं या फिर कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, एंड दैट इज हाउ आप
उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यस, एंड विद दिस हमने रेडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट चार्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझ लिया है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स, किस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, वो सब बता दिया है। अगर आपको इसको और बेटर तरीके से करना है तो यू कैन डेफिनेटली, मतलब तुम्हें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसका वन शॉट भी देख सकते हो, और वो वन शॉट जो है मैंने वाईटी पे ही कराया है, जिसमें मैंने नीट के, जेई के सबके पीवाईक्यूज भी कराए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप आपको ये जो सेशन है वो बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बेटे जो अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो लिंक जो है वो नीचे ही है, तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। आपको कोड यूज करना है AC5, ठीक है, लिंक जो है वो नीचे ही है, आपको कोड यूज करना है AC5। कूल, यस। इसके अलावा बेटा 7 मार्च को क्या सॉरी, आई एम सो सॉरी, या दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सारी बातें। यू कैन लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड आगे आपको कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट चार्ट चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको वो कॉन्सेप्ट चार्ट में जल्दी से जल्दी दिलाऊं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड या मिलते हैं इन दी नेक्स्ट सेशन।